नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज समाचार में। मैं हूं आपके साथ दीपाली नंदा। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएंगे इस वक्त की बड़ी हेडलाइंस। हफ्ते के पहले दिन सेंसेक्स निफ्टी में आधा % की तेजी, आईटी इंडेक्स करीब 2.5% झड़ा, रियलिटी मेटल फार्मा इंडेक्स बढ़त पर बंद, मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स की फ्लैट क्लोजिंग। दिवाली से पहले ही मिल सकता है जीएसटी कटौती का तोहफा। सूत्रों के मुताबिक 22 सितंबर से पहले लागू हो सकते हैं जीएसटी रिफॉर्म। 3 और 4 सितंबर को होगी जीएसटी काउंसिल की बैठक। फेस्टिव सीजन को देखते हुए एक्शन में सरकार। आज से महंगा हुआ दिल्ली मेट्रो का सफर। सभी लाइनों पर दूरी के मुताबिक 1 से 4 रुपए की बढ़ोतरी। अब न्यूनतम किराया 11 रुपए और अधिकतम किराया 64 रुपए। संचालन लागत और सेवाओं में सुधार के लिए लिया गया फैसला। ड्रीम 11 को गेमिंग बिल का झटका, बीसीसीआई ने तोड़ा नाता। लीड स्पॉन्सर का 358 करोड़ का करार समय से पहले किया खत्म। नए कानून के तहत ड्रीम 11 जैसे रियल मनी गेमिंग प्लेटफॉर्म्स पर लगा है प्रतिबंध। दागी नेताओं पर राहुल के स्टैंड पर अमित शाह ने उठाया सवाल। कहा 2013 में अध्यादेश फाड़ने वाले राहुल अब कर रहे हैं दागियों का बचाव। कांग्रेस ने कहा गुजरात से निकाले गए थे अमित शाह, अब कर रहे हैं नैतिकता पर बात। पाकिस्तान को भारत ने दिखाया मानवीय चेहरा। जम्मू की तवी नदी में भीषण बाढ़ को लेकर किया अलर्ट। सिंधु जल समझौते को रोकने के बावजूद दी जानकारी। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में लैंडस्लाइड, पहाड़ से पत्थरों की बारिश। गंगोत्री नेशनल हाईवे बंद। हिमाचल प्रदेश में चंडीगढ़ मनाली 4 लेन पर लैंडस्लाइड, यातायात बाधित। तो दिवाली से पहले ही जीएसटी कटौती का तोहफा लोगों को मिल सकता है। जीएसटी रिफॉर्म का फायदा लोगों को जल्द देने के लिए सरकार एक्शन में है। सूत्रों के मुताबिक जीएसटी रिफॉर्म के फैसले 22 सितंबर से पहले लागू किए जा सकते हैं। इस खबर पर डिटेल्स लेते हैं आलोक प्रियदर्शी से। तो आलोक, बताएं क्या जानकारी आपको मिल रही है? क्या दिवाली से पहले ही जीएसटी रिफॉर्म को लागू कर दिया जाएगा? बिल्कुल, देखिए, जो जीएसटी को लेकर सरकार रिफॉर्म का एजेंडा लेकर आई थी, जिसको लेकर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने अपनी सहमति जता दी है। अब 3 और 4 सितंबर को जो जीएसटी काउंसिल की बैठक होने वाली है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि वित्त मंत्रालय इन सभी फैसलों को 22 सितंबर तक लागू करने की योजना बना रहा है। यानी जितने भी फैसले होंगे जो कि आम कंज्यूमर से जुड़े हुए होंगे, जिसमें लोगों को राहत मिलने वाली होगी, यानी कि मोस्टली जो 2 स्लैब वाली का प्रपोजल है, और साथ ही साथ बहुत सारे आइटम्स पे जीएसटी कटौती हुई, क्योंकि जो 28% और 12% का स्लैब खत्म हो रहा है, लिहाजा 5% और 18% में जितने भी आइटम्स कम होकर आएंगे, उन तमाम फैसलों को लागू करने की जो डेडलाइन होगी वो 22 सितंबर से पहले होगी। 22 सितंबर तक इन तमाम बड़े फैसलों को आप इंप्लीमेंट होता हुआ देख सकते हैं। तो सरकार की ये योजना है। लेकिन मैं बता दूं कि जो जीएसटी काउंसिल की बैठक होती है, उसमें केंद्र के साथ साथ राज्यों के भी तमाम वित्त मंत्री उसके मेंबर्स होते हैं, और इस पर सबकी सहमति बनना बहुत जरूरी होता है। तो चाहे वो इंप्लीमेंटेशन की डेट हो, चाहे कोई भी फैसला हो, सभी की वहां सहमति से होता है। हालांकि कोशिश यही की जा रही थी, जैसे कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में भी ये कोशिश की गई, और वहां पर सबको सफलता हाथ लगी है, और सबने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में सभी ने एक सुर से कहा कि ये जो जनता से जुड़े हुए फैसले हैं उनको तत्काल लागू किया जाना चाहिए। इसलिए उन्होंने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में उसको गो अहेड दिया और प्रपोजल को जीएसटी काउंसिल में भेजा। लिहाजा अब जीएसटी काउंसिल की जैसे ही बैठक होगी और फैसले आएंगे, उसको इंप्लीमेंट करने का सिलसिला शुरू हो जाएगा, और ये तमाम जितने बड़े फैसले हैं उनको 22 सितंबर तक लागू कर दिया जाएगा, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं। जी, शुक्रिया आलोक इस पूरी जानकारी के लिए। वहीं जीएसटी में रेट रैशनलाइजेशन और जीएसटी काउंसिल की बैठक से पहले देश के दवा विक्रेताओं ने वित्त मंत्री को चिट्ठी लिखी है। एआईओसीडी यानी ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन ने सभी दवाइयों, सप्लीमेंट्स, प्रोबायोटिक्स और बेबी फूड को 5% जीएसटी के दायरे में लाने की अपील की है। एसोसिएशन ने लाइफ सेविंग ड्रग्स को जीएसटी से पूरी तरह से छूट देने की भी मांग की है। आपको बता दें, मौजूदा वक्त में दवाओं पर 12% जीएसटी लगता है, जबकि सप्लीमेंट्स पर 18% और लाइफ सेविंग ड्रग्स पर 5% जीएसटी लगता है। फिलहाल वैक्सीन को जीएसटी से छूट मिलती है। साथ ही केमिस्ट एसोसिएशन ने यह भी मांग की है कि दवाओं को एसेंशियल कैटेगरी में लाया जाए,
जिसकी वजह से जो दवाइयां हैं वो पहले से सस्ती हो सके। अब बात करते हैं शेयर बाजार की। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन बाजार में तेजी रही। सेंसेक्स निफ्टी करीब 0.5% की बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 329 पॉइंट चढ़ा तो वहीं निफ्टी ने 98 पॉइंट की बढ़त ली। मिड कैप स्मॉल कैप की बात करें तो ये इंडेक्स फ्लैट बंद हुए। मार्केट की पूरी जानकारी अब बता रही हैं कंचन नौटियाल। तो हफ्ते का पहला कारोबारी दिन अगर आज के ट्रेडिंग सेशन को समझा जाए तो देखिए हमें बाजार के अंदर एक मिक्स बिजनेस देखने को मिला है। जिस तरफ जो ग्लोबल संकेत थे वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव नोट में थे। जेरोमी पोवेल के स्पीच के बाद जो आईटी पैक है वहाँ पे एक अच्छा खासा जोश देखने को मिला। करीब 2% की बढ़त के साथ आईटी पैक बंद हुआ है। वही बैंक निफ्टी की बात करी जाए तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें ड्रेन आउट होता हुआ सेशन दिखाई दिया है, लेकिन मिड कैप, सेंसेक्स, स्मॉल कैप और साथ में निफ्टी ने एक फ्लैट क्लोजिंग दिखाई है और फाइनली हफ्ते के पहले कारोबारी दिन ये स्लाइटली ऊपर जाके इन ग्रीन में क्लोज हुए हैं। अब बात करते हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन किस तरीके का रहा है। इनफैक्ट अगर आज पेपर स्टॉक्स की बात करें तो यहाँ पे एक जबरदस्त इजाफा देखने को मिला है। इन्फोसिस में अच्छी खासी तेजी, टीसीएस अच्छी खासी बढ़त के साथ बंद हुआ। एचसीएल टेक और विप्रो, जैसे कि मैंने बोला था कि आईटी पैक में शानदार तेजी का मोमेंटम बना हुआ था, जिसके बाद ये तेजी बनी रही और निफ्टी के जो पहले 4 गेनर्स हैं वहाँ पे आईटी पैक में ही जो सबसे बड़े स्टॉक्स हैं उनका ही नाम शुमार है। लूजिंग पॉकेट की बात करी जाए तो अडानी एंटरप्राइजेज फ्लैट नंबर्स के साथ बंद हुआ है। अपोलो हॉस्पिटल, नेस्ले इंडिया और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में भी हमें एक हल्की फुल्की कमजोरी देखने को मिली है। अब डायरेक्टली आते हैं मिड कैप। मिड कैप में आप देखिए जुबिलेंट फूडवर्क्स में अच्छा खासा हमें शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिला है। करीबन 4.5% की बढ़त यहाँ पे देखी गई है। आईआरबी इंफ्रा करीब 3% की बढ़त के साथ बंद हुआ है। पेज इंडस्ट्रीज में अच्छे खासे गेन्स देखने को मिले हैं और मिड कैप आईटी में एम्फेसिस में भी अच्छी खासी यहाँ पे तेजी देखी गई है। अब बात करते हैं कि लूजिंग साइड में कौन रहा है। देखिए सुंदरम फाइनेंस में करीब 6% का डाउन साइड देखने को मिला है। एल&टी फाइनेंस करीबन 2.5% की कमजोरी के साथ बंद हुआ। मैनकाइंड फार्मास्यूटिकल्स और सुज़लॉन एनर्जी भी आज हल्की फुल्की गिरावट के साथ बंद हुआ है। लेकिन अगर हम पूरा का पूरा मार्केट देखें तो मार्केट में जो बुलिश मोमेंटम था वो आज के सत्र में देखा गया है। तो क्या आप भी मार्केट में निवेश करने के लिए सोशल मीडिया पर मिलने वाली टिप्स पर भरोसा करते हैं? तो सावधान हो जाइए, क्योंकि ऐसा करने वाले हजारों लोगों को लग चुकी है भारी चपत और अब सेबी भी इस पर एक्शन लेने की तैयारी में है। तो क्या है सेबी का एक्शन प्लान? आज कंज्यूमर अड्डा में इसी पर खास चर्चा होगी। ट्रेडिंग, साइबर फ्रॉड, सेबी का रेड क्रॉस, शाम 5:57 पर जरूर देखिए। साथ ही आपको बता दें टीसीएस की लिस्टिंग के आज 21 साल पूरे हो गए हैं। निवेशकों के लिए टीसीएस चमकता सितारा साबित हुआ है। तो क्या है कंपनी का इतिहास, बता रहे हैं आशीष चतुर्वेदी। काफ़ी बढ़िया ग्रोथ स्टोरी रही है पूरे 21 साल के लिए। अगर आप देखें तो स्टॉक ने निवेशकों का भरपूर पैसा बना के दिया है, वो भी शांति के साथ। 21 साल पूरे हो गए और फ्लैशबैक में चलते हैं जुलाई 2004, जहां पर अगर आप देखें तो देश में सबसे बड़ा आईपीओ था। इसका इशू का प्राइस था 850 रुपये, लॉट साइज था 7 शेयरों का, यानी तकरीबन अगर आप देखें तो किसी निवेशकों ने आगे जानेंगे कि 5,950 रुपये अगर इन्होंने लगाए होते तो आज कितने बन जाते। लेकिन ग्रोथ स्टोरी अगर आप देखें तो बहुत ज़बरदस्त है। उस समय में भी अगर आप देखें तो पहला $1 बिलियन आईपीओ था, लेकिन अब अगर आप देखें तो मार्केट कैप के लिहाज से टीसीएस एक जेंटल जाइंट बन चुका है। ऑलमोस्ट 11.3 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है और मार्केट कैप के लिहाज से अगर आप देखें तो भारत की लिस्टेड स्पेस में चौथी सबसे बड़ी कंपनी है। आईटी के हिसाब से अगर आप देखें तो ग्लोबली वेल रिकग्नाइज्ड है। लेकिन खास बात है कि इसकी वैल्यू और वेल्थ क्रिएशन की अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 21 साल में कंपनी ने अब तक 3 बार जो है बोनस शेयर 1:1 का अनाउंसमेंट किया है। 2006 में पहली बार किया था, इसके बाद 2009 और 2018। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट अगर किसी के पास जो 7 शेयर थे वो बढ़कर अब 56 शेयर हो चुके हैं। साथ में अगर आप देखें तो जो डिविडेंड देने का ट्रैक रिकॉर्ड है वो तो एक्सेप्शनल है। हर क्वार्टर में दिया है डिविडेंड इन्होंने और साल में करीब अगर आप देखें तो टोटल 21 साल में 5 से 6 बार स्पेशल डिविडेंड का भी ऐलान किया है। बायबैक के लिहाज से भी अगर आप देखें तो निवेशकों के लिए भरपूर मौके बने। आप ये स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि 2017 में 2,820 रुपये पर किया था, 2020 में 3,000 में और 2023 जो आखिरी बायबैक था इसमें अगर आप देखें तो 4,150 रुपये के भाव पर कंपनी ने बायबैक किया था। और अब बात करते हैं जो वेल्थ क्रिएशन टीसीएस ने निवेशकों को बना के दी है। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि 5,950 रुपये अगर किसी ने 2004 में आईपीओ के समय निवेश किए होते तो अगर आप सिर्फ प्राइस रिटर्न एडजस्टेड विद बोनस देखें
तो ये 5,950 रुपये बढ़कर हो गए 1,76,000 रुपये, यानी तकरीबन आप देखें तो 29.6 टाइम्स का रिटर्न यहाँ पर देखने को मिला है पिछले 21 साल में। डिविडेंड की कैलकुलेशन भी अभी मैंने करके देखी तो ऑलमोस्ट 38,500 रुपये के आसपास का डिविडेंड मिल गया, यानी 1,76,000 का तो आपका प्राइस अप्रिसिएशन है और तकरीबन अगर आप देखें तो 38,500 रुपये के डिविडेंड। लेकिन ये स्टॉक अभी भी ऐसा लग रहा है कि मार्केट का चहेता है और इसी के चलते अगर आप देखें तो जो मार्केट के जानकार हैं वो बता रहे कि स्टॉक में अभी भी अपॉर्चुनिटी है। 67% मार्केट के जानकार ब्लूमबर्ग के कंसेंसस एस्टीमेट्स के लिहाज से बता रहे कि स्टॉक में आपको खरीदारी करनी चाहिए। होल्ड करने की राय है 23% की और बिकवाली करने वाले इस भाव पर सिर्फ है 10%। और फिलहाल के लिए अगर आप देखें तो जो औसत टारगेट 12 महीने के लिहाज से निकल कर आ रहा है वो तकरीबन 3,722, यानी इस भाव से भी अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 18% की अपसाइड है। तो फेस्टिव सीजन की शुरुआत हो चुकी है, बाजार गुलजार दिखने लगे हैं। इस फेस्टिव सीजन से इंडस्ट्री क्या उम्मीदें कर रही है, बता रही है कंचन नौटियाल। जी डेफिनेटली, जब भी त्यौहार आते हैं तो काफ़ी सारी जो उम्मीदें हैं वो लोगों के मन में आ जाती है। इंडस्ट्री की जो ग्रोथ है वो हमें अच्छी खासी होती हुई दिखाई देती है। देखिए फेस्टिव सीजन में इस टाइम पे भी जो इंडस्ट्री एक्सपेक्टेशन है वो काफ़ी ज़्यादा लाजवाब है। माना ये जा रहा है कि अभी जो रिसेंटली हमने 15 अगस्त को देखा कि जीएसटी जो कट रिफॉर्म है उससे यहाँ पे हमें अच्छी खासी यानी कि 20% की जो ग्रोथ है उसकी संभावनाएं जताई जा रही है। इनफैक्ट स्मार्टफोन की बात कर ली जाए या फिर लॉजिस्टिक वॉल्यूम की बात कर ली जाए तो यहाँ पे भी एक्सपेक्टेशन है 20 से 40% का इजाफा देखने को मिल सकता है। फेस्टिव सीजन ही नहीं बल्कि अभी हमें आगे चल के जो शादियों का सीजन है वो भी शुरू होता हुआ दिखाई देगा। उससे भी जो डिमांड है वो अच्छी खासी यहाँ पे बढ़ती हुई दिखाई देगी, जिससे जो होटल इंडस्ट्री है, एविएशन इंडस्ट्री है, वहाँ पे हमें अच्छी खासी वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिल सकती है। इनफैक्ट इस टाइम पे जो डेस्टिनेशन वेडिंग है उसका चलन काफी ज्यादा है, जिसके चलते गोवा, राजस्थान, जिम कॉर्बेट में जो होटल बुकिंग है इस टाइम पे अपने पीक में पहुंच चुकी है। और अभी रिसेंटली इंडियन रेलवे ने जो रिटर्न फेयर में 20% का डिस्काउंट लॉन्च किया है, उसके चलते रेलवे इंडस्ट्री में भी एक अच्छी खासी ग्रोथ की संभावनाएं जताई जा रही है। यही नहीं बल्कि फेस्टिव सीजन में लोग काफी ज्यादा शॉपिंग करते हैं और शॉपिंग होती है तो ऑटो रियलिटी का जो जोश है वो भी अपने पीकर साइड में पहुंचा हुआ है। माना यह जा रहा है कि हमें यहाँ पे करीब करीब 10 से 20 हजार लग्जरी कार के जो सेल्स है वो देखने को मिल सकती है और उस टाइम पे काफी सारे नए लॉन्चेस भी लाइंड अप है। अब ऑनलाइन का ज़माना है, इस टाइम पे क्विक कॉमर्स जो है वो ट्रेंडिंग भी है और न्यू नॉर्मल भी है, जिसके चलते हमें माना ये जा रहा है कि वॉल्यूम में 15 से 20% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है। और अगर क्विक कॉमर्स में अगर आप शॉपिंग करते हैं तो डेफिनेटली जो गिग वर्कर्स हैं उसकी जो डिमांड है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसके चलते जो न्यू हायरिंग है वहाँ पर भी एक हमें तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अमेजॉन में माना ये जा रहा है, फ्लिपकार्ट में भी 1.5 लाख की जो हायरिंग है वो होती हुई दिखाई देगी। एक बार मैं आपके सामने वो कैलेंडर रख देती हूँ जिससे आपको भी अंदाजा लग जाएगा कि किस तरीके जो फेस्टिविटीज है इंडिया अब मनाने जा रहा है। 26 अगस्त यानी कि कल तीज का त्यौहार मनाया जाएगा, 27 अगस्त को गणेश चतुर्थी है, 22 सितंबर की बात करी जाए तो यहाँ से नवरात्रि की शुरुआत हो जाएगी, 2 अक्टूबर तक वो चलेगी, 10 अक्टूबर को दशहरा और 21 अक्टूबर को दिवाली, 21 और 22 मार्केट की छुट्टी है। तो इस लिहाज से फेस्टिव सीजन से इंडस्ट्री की जो उम्मीदें हैं काफी ज्यादा हायर टोन पे हैं। त्योहारों से पहले कंज्यूमर अफेयर मंत्रालय ने ई कॉमर्स कंपनियों के डार्क पैटर्न पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। कंज्यूमर अफेयर्स मंत्री ने इसकी समीक्षा की और विभाग को डार्क पैटर्न अपनाने वाली कंपनियों के साथ सख्ती से पेश आने के निर्देश दिए हैं। खबर पर डिटेल्स लेते हैं असीम मनचंदा से। तो असीम, बताएं क्या जानकारी आपको मिल रही है, किस तरह से वो ई कॉमर्स कंपनियां जो डार्क पैटर्न का इस्तेमाल करती है उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा? अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए ई कॉमर्स कंपनियां कई तरह के हथकंडे अपनाती हैं। इसमें क्लिक बेट करती हैं उपभोक्ता को, उनके शॉपिंग कार्ट में कोई भी चीज अपने आप ही जोड़ देती हैं। इतना ही नहीं, उनको फॉल्स सेंस ऑफ अर्जेंसी दिखाती हैं, कहते हैं कि 1 घंटे के बाद आपको ये चीज नहीं मिलेगी। तो जो कंज्यूमर अफेयर मंत्रालय उसने ऐसे 13 पैटर्न्स हैं जिनको कि डार्क पैटर्न माना है और जो 7 और जून में कंपनियों को निर्देश दिए थे कि आप अपने यहाँ से इन डार्क पैटर्न को हटाने की शुरुआत कर दीजिए। जल्दी ही फेस्टिवल सीजन की शुरुआत होने वाली है,
लेकिन मंत्रालय ने पाया कि अभी भी कई सारी कंपनियां डार्क पैटर्न अपना रही हैं। इसको लेकर के जो कंज्यूमर अफेयर मंत्री प्रहलाद जोशी हैं, उन्होंने अधिकारियों के साथ एक बैठक की, इस पूरे मामले की समीक्षा की और निर्देश दिए अपने अधिकारियों को कि इसके ऊपर सख्त कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि जो कंज्यूमर है उनके साथ पूरी तरह से पारदर्शिता बरतनी होगी, किसी भी तरह से कंज्यूमर को डार्क में अंधेरे में रखा नहीं जा सकता, डार्क पैटर्न के जरिए उनको चीट नहीं किया जा सकता। तो अब मंत्रालय अब इन नियमों को सख्ती से लागू करने की तैयारी कर रहा है और जल्दी ही आप ई कॉमर्स के ऊपर कार्रवाई होती हुई भी देखेंगे। शुक्रिया सीम इस पूरी जानकारी के लिए। दिल्ली मेट्रो में आज से किराया महंगा हो गया है। सभी लाइनों पर दूरी के मुताबिक 1 रुपये से लेकर 4 रुपये तक की बढ़ोतरी की गई है। अब न्यूनतम किराया 11 रुपये और अधिकतम किराया 64 रुपये हो गया है। अधिकतम किराया 32 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा पर लागू होगा। आपको बता दें, एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर भी 5 रुपये तक की बढ़ोतरी की गई है। ये बदलाव दिल्ली मेट्रो की संचालन लागत और सेवाओं में सुधार को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। करप्शन या फिर किसी आपराधिक मामले में 30 दिन की जेल के बाद पद से प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के पद से हटाए जाने वाले बिल पर गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ी बातें कही हैं। अमित शाह ने भरोसा जताया है कि बिल संसद से पास होगा और जरूर कानून बनेगा। साथ ही एएनआई के साथ दिए गए स्पेशल इंटरव्यू में राहुल गांधी समेत विपक्ष के तमाम नेताओं को अमित शाह ने घेरा और पूछा कि मनमोहन सिंह की सरकार में लालू यादव को बचाने वाले अध्यादेश को राहुल गांधी ने फाड़ कर फेंक दिया था और अब उनकी नैतिकता कहां चली गई। अमित शाह ने यह भी कहा कि जेल में सरकार नहीं चल सकती और सरकार इसे लेकर प्रतिबद्ध है। तमिलनाडु के कुछ मंत्रियों ने इस्तीफा नहीं दिया, दिल्ली के मंत्री और मुख्यमंत्री ने इस्तीफा नहीं। और अगर इस तरह से इस समाज जीवन का नैतिकता का स्तर आप राजनीति का और समाज जीवन का नीचे ले जा रहे हैं, इससे हम सहमत नहीं हैं। और अगर मैं अब पूछता हूं, आप मुझे पूछ रही हैं, तो लालू जी के वो ऑर्डिनेंस फाड़ने का, लालू जी के बचाने के लिए जो ऑर्डिनेंस मनमोहन सिंह लाए थे, वो ऑर्डिनेंस को फाड़ने का राहुल गांधी का औचित्य क्या था? अगर उस दिन वो मोरालिटी थी तो आज नहीं है क्या? क्योंकि आप लगातार 3 चुनाव हार चुके हो। मोरालिटी के स्टैंडर्ड्स चुनाव के जय पराजय के साथ जुड़े नहीं है। मोरालिटी के स्टैंडर्ड सूर्य और चंद्र की तरह हमेशा अपनी जगह पे स्थिर रहने। तो क्या आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी कॉम्प्रोमाइज हो गए हैं आरजेडी के लिए? नहीं, मुझे कहने की कहां जरूरत है। उनके 2 चीजों को वो कैसे जस्टिफाई करेंगे? मैंने तो आज पूछ लिया, आप इनका इंटरव्यू कर पूछ लो उनको। तो अपराध की सजा पर प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को उनके पद से हटाने वाले बिल पर बवाल जारी है। आज आवाज अड्डा में हम इसी पर खास चर्चा करेंगे। दागियों पर प्रहार, राहुल क्यों नहीं तैयार, शाम 7:57 पर जरूर देखिए। एशिया कप 2025 से पहले ड्रीम 11 ने भारतीय क्रिकेट टीम के लीड स्पॉन्सर से हटने का फैसला किया है। बीसीसीआई के सेक्रेटरी देवजीत सेकिया ने बताया कि ऑनलाइन गेमिंग को नियंत्रित करने वाला बिल पास हो चुका है, जिसके चलते बीसीसीआई और ड्रीम 11 के बीच साझेदारी अब नहीं रहेगी। नए कानून के तहत ड्रीम 11 जैसे रियल मनी गेमिंग प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाया गया है। आपको बता दें, ड्रीम 11 ने 2023 में बीसीसीआई के साथ 358 करोड़ रुपए में 3 साल का स्पॉन्सरशिप कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। अब खबर उत्तराखंड से, जहां उत्तरकाशी में लैंडस्लाइड हुआ है। गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर नलूना के पास लैंडस्लाइड हुआ है। पूरी घटना की जो तस्वीर सामने आई है वो बेहद हैरान करने वाली है। पहाड़ से पत्थरों की एकाएक बारिश होने से वहां हड़कंप मच गया। गनीमत ये रही कि पत्थरों की चपेट में कोई व्यक्ति नहीं आया। लैंडस्लाइड के बाद हाईवे पर भारी मात्रा में पत्थर आने की वजह से आवाजाही रोक दी गई है। फिलहाल पत्थरों को हटाने का काम जारी है। दूर भी आ सकते हैं पत्थर। दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में तेज बारिश की वजह से महिला के पास चंडीगढ़ मनाली 4 लेन पर भारी लैंडस्लाइड हुआ है, जिससे सड़क पूरी तरह बंद हो गई और गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। लगातार गिरते पत्थर और मलबे से हालात और ज्यादा खतरनाक हो गए, जिससे कुल्लू मनाली और मणिकर्ण जाने वाले सैकड़ों पर्यटक और श्रद्धालु फंसे हुए हैं। एनएचएआई की टीम सड़क को जल्द बहाल करने में जुटी है, जबकि प्रशासन ने मार्ग खोलने पर भरोसा जताया है। प्रदेश में 30 घंटे से बारिश जारी है और वहीं लाहौल स्पीति के शिंकुला दर्रे में सीजन की पहली बर्फबारी दर्ज हुई है और मौसम विभाग ने कांगड़ा, चंबा और मंडी जिलों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।
पाकिस्तान के हाथ भले ही निर्दोष भारतीयों के खून से रंगे हो, लेकिन तमाम तनाव और कूटनीतिक रुकावट के बावजूद भारत ने मानवता को नहीं छोड़ा। भारत ने पाकिस्तान को बाढ़ को लेकर चेतावनी दी और इससे कई पाकिस्तानियों को समय रहते रेस्क्यू किया गया। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान ने माना है कि भारत ने उसे वार्निंग दे दी थी। 24 अगस्त की सुबह भारत के उच्चायोग ने इस्लामाबाद को सतर्क किया था कि जम्मू की तवी नदी में भीषण बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। पाकिस्तानी अधिकारियों ने भारत से मिली चेतावनी के आधार पर तुरंत अलर्ट जारी किया। हालांकि इस मानवीय मदद को भी पाकिस्तान भुनाने में लगा हुआ है और इसे सिंधु जल समझौते से जोड़ रहा है, जबकि भारत ने सिंधु जल समझौता जो है उसे पहलगाम हमले के बाद ही रद्द कर दिया था। तो परसों है गणेश चतुर्थी और मुंबई, महाराष्ट्र समेत पूरे देश में 10 दिन का उत्सव शुरू हो जाएगा। और गणेश चतुर्थी से पहले लालबाग में बप्पा के पट खुल गए हैं। आइए आपको दिखाते हैं लालबागचा राजा की पहली झलक। सेवा घडायला थोर भाग्य मी आमचे मानतो सगळ्याची आस